अगर मैं क्वांटम नंबर से बात करूं किस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के पूछता है। NLMS की वैल्यू दी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, चाहे जेईई के एग्जाम हो। यहां पर एक क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2। देखिए n इक्वल्स टू 3 है मतलब तीसरा सेल है, और l इक्वल्स टू 2 है। आपको पता है s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1 और d के लिए कितना होता है 2 होता है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3d ऑर्बिटल है। और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होना चाहिए। d में ऑर्बिटल होते हैं 5 और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। तो उस हिसाब से अगर n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू 2 है, तो 3d ऑर्बिटल बच गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 10 आएंगे। अगर ये पूछता ना, फिर अगर l की वैल्यू, अगर m भी दे देता, m की वैल्यू -2 दे देता, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। m की वैल्यू दे दी है -2, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कमेंट करके बताओ। AIPMT 2009 में पूछा गया सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर का जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या पता होना चाहिए, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, l जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, और m जो है इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है इंक्लूडिंग 0, और s की वैल्यू भाई या तो -+½ या +½ या -½ बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि l की वैल्यू जो है 0 से लेके n-1 तक होती है, और m की वैल्यू -2 भी हो सकती है, और स्पिन जो है -½ भी हो सकता है। दूसरा, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 हो सकता है, 4s ऑर्बिटल हो गया, और l 0 है तो m भी 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अगर n की वैल्यू कितना है 5 है तो l की वैल्यू 3 हो सकता है सर, 4 तक हो सकता है l की वैल्यू, और m की वैल्यू 0 भी हो सकता है, और s की वैल्यू जो है +½ भी हो सकता है। अब देखो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 हो सकता है, बट m की वैल्यू 3 नहीं हो सकता। अगर l की वैल्यू 2 है या तो -2 होगा ऑर्बिटल, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 होगा, या तो क्या होगा +2 होगा। तो m जो है डिपेंड l पे करता है, l 2 है तो m-3 कैसे होगा, कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे बड़े सिंपल होते हैं भाई, किसी को डाउट हो तो बताना, वरना पीसीबी कॉर्नर ऐप प्ले स्टोर से डाउन कर लो, वहां पर फ्री में बैचेज मिल जाए। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन जो है AIPMT 2009 का है भैया, पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। ये फॉर्मूले दिए हैं। अच्छा, पहला फॉर्मूला याद है, पता है तुमको, किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये फॉर्मूला है 2n²। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में, 18 तीसरी सेल में, फिर आएगा 32, फिर आएगा 50। समझ में नहीं है। और किसी भी सबशेल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो फार्मूला होता है 2 × 12 + 1। तो यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं ना, तो अंदर इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 4l + 2, 4l + 2 आ जाएगा। जैसे आपको पता है भाई s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पता है भाई आपके पास s सबशेल में एक ऑर्बिटल, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो यहां पर रखेंगे 4 × 1 4 + 2 हो जाएगा 6। आगे ना 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबशेल में, 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आपको पता है। और l की वैल्यू 2 रखिए तो d आ जाएगा ना, d होता है, l की वैल्यू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 10 हो गए, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और l की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 13 14 14 आ गया ना इलेक्ट्रॉन, तो किसके लिए हो गया f सबशेल के लिए हो गया। समझ में आया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये सवाल सरल नहीं होते, उनको पूछिए जिनको पल्ले ही नहीं पड़ते हैं क्वांटम नंबर, ये सरल नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर हम बात करें Fe+2 की, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d6, 4s0 3d6। चलिए भाई, अगर हम p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन की बात करें, अच्छा पूछ क्या रहा, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बताओ p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने हैं 6 + 5, तो टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 p इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो भाई डी में यहाँ 6 है, मतलब आपको 6 ढूंढने हैं, तो आपको पहला ऑप्शन मिल गया कि पी में तो भैया 11 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉट इक्वल टू पहला ऑप्शन जाएगा। अरे सारे चेक कर लो सर, डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe। अच्छा, Fe का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 आउटर मोस्ट 3d6। देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 थे, इस वाले में भी 6 है, तो यह आंसर सही है। मतलब और वैसे सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगला, पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। नियोन का नंबर आपको पता है सर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। देखो पी में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी आपका आंसर वैसे सही है, लेकिन करेक्ट आंसर ये है क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 है, यहां डी में क्या है, 6 है। अगला, एस इलेक्ट्रॉन इन एमजी। एमजी का नंबर होता है भाई 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये Fe+2 डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन Mg के बराबर है क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन एनी में है, तो एनी में पी में 6 है, तो यहां भी 6 है, और Fe में भी डी में भी 6 है, और Fe+2 में डी में भी 6 है, लेकिन पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन के बराबर नहीं है क्योंकि पी के कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। समझ में आ नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को, मतलब ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए और ट्रिक्स को देखने के लिए पीसीबी कॉर्नर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को पक्का भेजो भाई।